वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस भाग 1 यानी कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। दोस्तों, एनसीईआरटी बुक है यह, इसमें चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नाम दोस्तों, इसमें आप आपको लेक्चर यानी कि इसके पहले आपको इसका बारे में बताएंगे। राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौती रहा जब देश आज़ाद हुआ था, उस राष्ट्र का निर्माण जब हो रहा था अपना, तो उसमें क्या क्या चुनौतियां थी राष्ट्र के निर्माण में, उसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद आपको इसका क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। पहले आपको इसका लेक्चर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, यानी कि मेरा लेक्चर अगर यह लेक्चर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है नए राष्ट्र की चुनौती, यानी कि जब 1947 ईस्वी में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे तभी जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि तभी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो उस रात को, यानी कि रात को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को देश आज़ाद हुआ था तो उस आज़ादी के रात में संविधान सभा के एक विशेष सत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किए थे। यानी कि उन्होंने क्या किए थे, देश को संबोधित किए थे। भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो ये भाषण दिए थे, वह जो भाषण जो है, भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो हिंदुस्तान की जनता हम इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। यानी कि इतने दिनों से जो भारतीय गुलामी झेलते आ रहे थे और इसी की प्रतीक्षा कर रही थी भारतीय जनता कि कब हमें आज़ादी मिले। तो इसी में आपको बताएंगे, मतलब कि तो क्या हुआ, तो क्या थी, भारतीय जनता इसी के लिए प्रतीक्षा कर रही थी कि भारत कब आज़ाद हो। यानी कि भारत अंग्रेज़ों की गुलामी सहते सहते पूरा ये हो गया था, तो दूसरी की सरकार भले ही काम करेगी। इसी में कहा आज़ादी के बारे में देश का शासन लोकतांत्रिक के जरिए चलाया जाएगा। यानी कि जब उन्होंने भाषण दिए थे मध्य रात्रि को, तो उन्होंने कहा था कि भारत का जो सरकार चलेगा, भारत का जो शासन चलेगा भारत में, वो चलेगा लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। यानी कि इसमें राजा का शासन नहीं होगा, इसमें जनता के द्वारा सरकार चुना जाएगा, उसी के द्वारा क्या होगा, भारत का शासन चलेगा। और आज़ादी के सूर्य इन सपने को साकार करने का वक्त आ गया। देश अब आज़ाद हो चुका था। यानी कि देश जो है 14 से 15 अगस्त को आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से इन जुड़े सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। दोस्तों, यह आज़ादी जो मिली थी, यह कोई आसान काम नहीं था। बहुत इसमें हमारे वीरों ने जान गंवाया था। यानी कि मतलब बहुत से वीर शहीद हो गए इस भारत की आज़ादी के लिए। भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, उसका सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में, यानी कि जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, तभी बहुत सारे भारत में ये हुए थे, दंगे हुए थे आज़ादी के लिए। क्योंकि भारत जो था वो मुस्लिम लीग जो था वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। यानी कि मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तभी 1946 में जो है भयंकर, यानी कि क्या हुआ था, दंगा हुआ था। तो बहुत देश जो है कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। तभी का हालात जो था बहुत अच्छा नहीं था। तभी क्या हुआ, जब आज़ादी मिला तो देश के बंटवारे के साथ, यानी कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो आज़ाद हुआ था भारत, वो भारत 3 टुकड़ों में बटा था। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। यानी कि बांग्लादेश जो वर्तमान में है यह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है और वर्तमान में जो पाकिस्तान है यह पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तभी भारत 3 टुकड़ों में बट गया था 1947 में, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। तो ये चित्र में देखिए दोस्तों, 15 अगस्त यानी 1947 को लाल किले के प्राचीन से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि 15 अगस्त को लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिए थे, भाषण, यानी अपने देश की जनता को संबोधित किए थे।
तो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के पास 3 चुनौतियाँ थी। 3 चुनौतियाँ मुख्य तौर पर भारत के सामने बहुत तरह की चुनौतियाँ थी, लेकिन मुख्य रूप से जो था 3 गो चुनौती। पहली तत्कालिक चुनौती एक, यानी कि देश को एकता के सूत्र में, यानी कि देश को जो है एक सूत्र में बांधे रखना, यानी कि भारत को एक मजबूत मतलब एकता में बनाए रखना, एक सूत्र में बंधे रखना, ऐसे भारत को गढ़ने की थी, जिसमें भारतीय समाज सारी विविधता के लिए जगह हो। यानी कि इसमें भारत के लिए एक ऐसा समाज मतलब यहाँ पे स्थापित किया जाए जिसमें सभी की विविधता में एकता, यानी कि सभी जाति धर्म के लोगों में यहाँ क्या हो, एकता हो। यहाँ पे अलग अलग धर्म के अनुयायी रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म आदि सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते थे। इसीलिए भारत में क्या क्या कहा गया था, सामाजिक एकता को बांधने के लिए सबसे पहला प्रयास किया जाए। और भारत के भविष्य के लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। क्या भारत एक रह पाएगा, मतलब यहाँ पे यही सोचा जा रहा था कि जैसे मतलब इतने धर्म के लोग रहते हैं तो क्या भारत एक रह पाएगा। सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय एकता की बात करने पर सबसे ज़्यादा जोर देगा, बाकी उद्देश्य देगा। इसलिए क्षेत्र उपक्षेत्र की पहचान खारिज कर दिया जाए। यानी कि कहा गया कि इसमें जितना भी था मतलब यही डर था भारत हमारे जब जो आज़ादी दिलाए थे नेता सब कि क्या भारत एकता में रह पाएगा। तो दोस्तों इसी में एक महात्मा गांधी का कथन है, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यानी कि महात्मा गांधी का कहना था कल यानी 14 अगस्त को कि कल हम आज़ाद हो जाएंगे अंग्रेजी राज की गुलामी से, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा होगा। यानी 14 अगस्त को भारत का बंटवारा होगा। यानी पाकिस्तान जो अपना आज़ादी दिवस मनाता है वह 14 अगस्त को मनाता है। पाकिस्तान जो आज़ादी दिवस मनाता है वह 14 अगस्त को मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपना आज़ादी दिवस मनाता है। दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ये कथन कहा था, बोले थे 1947 में, 14 अगस्त 1947 को बने थे। यानी दूसरी यानी कि पहली तो आपको ये बता दिए पहली क्या थी चुनौतियाँ कि देश को एकता के सूत्र में बना कर रखना है। दूसरी चुनौती थी कि देश में लोकतंत्र को कायम करने की, यानी कि देश में पहले क्या था, भारत में राजा का शासन चलता था। भारत में जो है पहले राजा का शासन चलता था, इसलिए यह चुनौती था कि देश को लोकतंत्र कायम करने की, यानी कि लोकतंत्र कायम करने की चुनौती थी। और भारतीय संविधान का निर्माण करना, यानी मतलब भारतीय संविधान का निर्माण करना ये क्या था, करना था जो कि सबसे बड़ा चुनौती था। और संविधान में मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई, यानी कि अपना जो संविधान है उसमें दिया गया है मौलिक अधिकार की गारंटी। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है भारतीय प्रत्येक नागरिक का क्या दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया है। उसमें दिया गया है जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, बहुत सारा दिया गया है, आगे आपको उसके बारे में भी बताएंगे। दूसरी चुनौती यही थी कि लोकतंत्र को कायम करने की। और राष्ट्र निर्माण की चुनौती, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर यानी एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए भी चुनौती थी, यानी कि राजनीतिक मुकाबले होंगे लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर। लोकतंत्र कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, यानी कि जब लोकतंत्र को कायम करना है तो क्या करना है, एक लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। लेकिन इतना बार काफ़ी नहीं था। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार का बर्ताव चलन में आए, यानी कि जो संविधान बनेगा उसमें जो कानून बनेगा उसे क्या जाए, लोकतंत्र के व्यवहार में चलन में लाया जाए, यानी कि लोग उसे फॉलो करें, यानी लोग उसे माने उस कानून को कि मतलब ये कानून है देश का, मतलब जो संविधान में कानून है वो देश में आदमी सबके प्रति यानी कि जनता के प्रति ये लेके वहाँ पे ऐसा करना है जो मतलब वहाँ का आदमी क्या करे, बर्ताव में चलन में आए, यानी वो कानून आदमी माने। और तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला हो, यानी कि इसमें जो विकास करना है क्या है, पूरे समाज का भला हो, यानी कि किसी एक जाति धर्म का भला ना हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, क्या हो, इसमें सभी का भलाई हो, कि इसमें कुछ तबकों का भलाई नहीं हो। इस मोर्चे पर यह संविधान में बात साफ कर दिया गया था। और सबके साथ समान बर्ताव किया जाएगा, यानी कि कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान बर्ताव किया जाएगा। समाज के रूप से वंचित तबकों को ये क्या दिया गया, समाज से वंचित तबकों को इसमें दिया गया था आरक्षण। नीति निर्देश लोक कल्याण एवं उनके लक्ष्य को भी स्पष्ट कर दिया गया था और राजनीति को पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती थी आर्थिक विकास, यानी कि जब राष्ट्र का भी निर्माण हो जाएगा और संविधान भी लागू हो जाएगा तो और क्या था उसके बाद आर्थिक विकास, यानी कि देश का विकास कैसे करना है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसे ये लाना है, क्रांति लाना है, आर्थिक विकास की चुनौती थी।
उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान इस चुनौती के आगे क्या रुख अपने, यानी कि आज़ाद हिंदुस्तान ने जब संविधान में तय किया गया विभिन्न लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जब उसमें बताया गया क्या क्या करना है, इसमें खंगालने की इस किताब की आज़ादी के बाद दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई। यानी कि आज़ादी के बाद जो है भारतीय राजनीति का कथा इस अध्याय में दिया गया है। तो आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की सबसे प्रमुख चुनौती थी, यानी कि आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती थी सबसे प्रमुख थी, जो इसका हेडलाइन भी है कि राष्ट्र निर्माण एवं उसकी चुनौतियां। तो दोस्तों यह जो चित्र दिखाया गया है यह प्रदर्शित डाक टिकट का प्रथम गंध यानी 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जो जारी किया गया था डाक टिकट, उसी के बारे में है। यह जो टिकट है यह 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के मौके पर यह टिकट जारी किया गया है। डाक टिकटों की डिजाइन तैयार करने के लिए देखिए क्या करे उगेरा है, मतलब यह गेहूं का बाली दिया हुआ है। उसके बाद भारत, इसमें लिखा हुआ है भारत 12 आना, यानी जितना रुपये का ये रहता है टिकट रहता है उसी के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों उसके बाद कहा गया है हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इतनी जटिलताओं को दूर करने की भावना कायम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय में इस तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णवी, खत्री, बंगाली, मद्रासी समुदाय में बटे हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर जाने के लिए आज़ाद हैं। यानी कि 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान के संविधान सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि वहाँ का अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भाषण दिया था, हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना को कायम करना चाहिए, काम करना चाहिए भावना से। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान में जैसे कहता है पठान बड़ा जाति का है, पंजाब है, शिया पंजाबी है, शिया और सुन्नी है, तो हिंदू में भी ब्राह्मण, वैष्णवी, खत्री, बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में बांटा है। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, यानी हिंदू को कहता है, यानी मतलब अब वहाँ का अल्पसंख्यक को पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं और आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका धर्म, आपकी जाति विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। ये कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसके बाद जब विभाजन हुआ उसके बाद पुनर्वास की एक समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि जब देश का विभाजन हुआ तो भारत से लोग पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे। उसी में क्या हुआ, पुनर्वास का एक सबसे बहुत बड़ा तभी टेंशन हो गया। तो 14 अगस्त 1947 को एक ही नहीं बल्कि 2 राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में थे। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्या हुआ था, भारत का बंटवारा हुआ, जो भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। तो ऐसा विभाजन के कारण ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया, यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में क्या कर दिया, बांट दिया, जिसके फलस्वरूप दोनों देश से एक भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। यानी कि एक सीमा रेखा खींचा गया, एक तरफ मुस्लिम यानी मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान और एक तरफ भारत यानी कि हिंदुस्तान, इसी में खींच देगी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी, यानी कि मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम को नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान के नाम की कौमों का देश था। यानी कि पहले कहा गया भारत एक कौम का देश नहीं था, यानी कि 2 कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमान के लिए एक अलग देश की यानी पाकिस्तान की मांग की। उसका कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कि भारत जो है किसी एक कौम का देश नहीं है, यहाँ पे 2 कौम हिंदू और मुसलमान के नाम से कौम का देश था। इसी कारण इसे क्या किया जाए, अलग किया जाए। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान के मांग का विरोध किया था। कांग्रेस जो था भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। बहरहाल 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे में कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की बात मान ली, क्या देश में बहुत सारा दंगा हो रहा था तभी, इसलिए को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी
अंतिम क्षण में ये मान लिया चलो पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाए अगर देश में शांति लाना है। और विभाजन की प्रक्रिया जब फैसला हो गया कब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, तो जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे अब भारत और पाकिस्तान के नाम से दो देशों के बीच में बंटवारा कर दिया जाएगा। यानी कि जो पहले इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे दो भागों में बंटवारा बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना अमल और में लाना और कठिन था। यानी कि यह बहुत दर्दनाक फैसला था कि एक इतना बड़ा देश का विभाजन हो रहा है और इस फैसला को अमल में लाना और भी कठिन था। और तय किया गया धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन के आधार पर बनाया जाए। इसके यानी कि मतलब जहाँ पे बहुसंख्यक ज़्यादा होगा उसी के आधार पर बनाया गया। जैसे यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक था तो वहाँ पे बनाया गया पाकिस्तान, और भारत में हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र थे तो उस क्षेत्र को बनाया गया हिंदुस्तान। यानी कि जहाँ पे भारत में हिंदू ये है वहाँ पे बना भारत, यानी कि जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक था। यह बात थोड़ी आसान जान, यानी कि आपको इतना आसान लगता है कि यह भारत का इतना विभाजन, इसमें विभाजन करने में बहुत सी दिक्कतें आई थी। यानी कि तभी जो भारत का जो विभाजन हुआ था उसमें बहुत सारा दिक्कत आया भारत का विभाजन करने में। ऐसा कोई इलाका ऐसा ही नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। भारत का कोई ऐसा इलाका ही नहीं था, ऐसा अथी ही नहीं था, मतलब यहाँ गांव ही नहीं था जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो। अब मात्र ऐसे दो ही इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्वी में, यानी कि पश्चिम में जो था उसे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी में जो था उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में जाना जाता है। पाकिस्तान के दो इलाके शामिल हैं, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान क्या हुआ, बंटवारा हो गया। उसके बाद उनके खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे पाकिस्तान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वह पश्चिमी पाकिस्तान के एक नेता थे जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और जब देश आज़ाद हुआ था खान अब्दुल गफ्फार खान वो भारत में ही आ गए थे, वो पाकिस्तान में नहीं गए थे। पाकिस्तान में वो शामिल नहीं हुए थे। तीसरी समस्या थी, यानी कि जब देश का ये हो गया विभाजन की प्रक्रिया हो रहा था तो उसमें तीसरा समस्या ये था कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। यानी कि वहाँ पे जो था बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसा फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में का भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया जाए। यानी कि बंगाल और पंजाब का बंटवारा बहुसंख्यक के आधार पर होगा। इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर, यानी कि जिले स्तर पर प्रशासनिक हलकों का आधार माना जाएगा। यानी कि जिला में जितना जिसका बहुसंख्यक होगा उसी आधार पर माना जाएगा। और 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया था तभी तक पता ही नहीं था कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की समस्या की सबसे बड़ा त्रासदी हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे दंगे हुए थे बंगाल और इधर से जब भारत से जब पाकिस्तान ट्रेन जा रहा था तो उसमें लाशें भर के जा रहा था। उधर से जब आता था तो आदमी सबको काट काट के ट्रेन में भर दिया जाता था। ऐसा विषम परिस्थिति आ गया था। तो उसके बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जब देश का विभाजन हो गया तो अब राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी कि एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए। इस समस्या से चौथी विभाजन के बहुत कठिनाई आई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, यानी कि इधर पूर्वी पाकिस्तान इधर पश्चिमी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में वहाँ के लाखों की संख्या में हिंदू और सिख की आबादी थी। उसी तरह पंजाब और बंगाल में जो था भी वहाँ पे लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में मुसलमान एक बड़ी आबादी थी। लेकिन भारत में क्या था कि यहाँ पे कोई भी जाति धर्म के लोग रह सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहेंगे। तो यहाँ पे हम तो अपने ही घर के विदेशी बन गए, यानी कि बहुत से लोगों को ये सामंत में शासक में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में क्या बन गए, विदेशी बन गए। जैसे ज़मीन पर वे अपने पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए। यानी कि वो क्या हुआ, पाकिस्तान जा रहा था तो विदेशी बन गया। जैसे भारत में जो था जब आदमी पाकिस्तान जाना चाह रहा था बहुत मुस्लिम, तो वो यहाँ क्या महसूस करने लगे थे, विदेशी महसूस करने लगे थे। उसके बाद कोई इस बात का अनुमान ही नहीं लगा सका था यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। यानी कि
कोई नहीं समझा था कि देश का जब विभाजन होगा तो इस समस्या जो है इतना विकट रूप धारण कर लेगा। तो जब विभाजन हो गया देश का 1947 ईस्वी में, और बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने की मजबूर हो गई थी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह लोग पलायन करने लगे, तो आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, नियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के ज्ञात में अब तक का सबसे बड़ा स्थानांतरण में से एक था, यानी कि ऐसा बड़ा स्थानांतरण कभी नहीं हुआ था। लोग क्या करते थे, देखते हैं ट्रेन के बोगी के ऊपर आदमी चढ़ते थे, ट्रेन के बोगी के यानी डब्बा के ऊपर में आदमी सब चढ़ के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जा रहे थे। ऐसी विकट समस्या आ गई थी शरणार्थियों सबका। देखिए यह शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन है 1947 का यह दृश्य, जो बहुत दर्दनाक दृश्य को बयां कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कैसे आदमी सब लटक लटक के जा रहा है, ट्रेन के बगल में चढ़ रहा है, इधर पर ऊपर में चढ़ा हुआ है। ये सब तभी बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो दोस्तों आज आपको पेज नंबर 8 तक बताए हैं। अब आगे के वीडियो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।